नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 13 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से भी पहले हम कार्टून की मीन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यह है अशोक गहलोत साहब और यह है सचिन पायलट। दोनों के बीच में होता है, पहले वाले फेज में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जब दूसरा वाला फेज आता है तो दूसरे वाले फेज में क्या क्या दिखाया जा रहा कि दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि इन्हें चारों तरफ अपनी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है। ठीक, अगर ये इधर जाते हैं तो भी प्रॉब्लम, इधर जाते हैं तो भी प्रॉब्लम, बाकी आइलैंड में तो बसे हुए हैं और इधर बीजेपी फायदा उठाने के लिए तैयार है। तो इसकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। राइट, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। ये वाला आर्टिकल सोनिया गांधी जी ने लिखा है और ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है। ठीक, अब इन्वायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस में ये बात क्या करती है, कहती है देखिए जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2006 में मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ रेगुलेशन को इंप्रूव किया था। ओके, तो 1927 के जो रेगुलेशन के जो एक्ट हैं, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट वो हैं ड्वेलर्स हैं, और उनके रिगार्डिंग क्या था कि पॉलिसिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1927। लेकिन फिर यूपीए की गवर्नमेंट ने किया क्या था, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने क्या क्या ऑब्जर्व क्या किया था कि बहुत ही ज़्यादा पॉलिसिंग से होता क्या है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, जो आदिवासी होते हैं, तो जो उनके राइट्स होते हैं, बेसिकली करते क्या है कि वो फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज होते हैं, कह रहे उसी पर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिसिंग करने से, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रेगुलेशन करने की वजह से होता क्या है कि उनके अधिकारों का हनन हो जाता है। ठीक, तो उसी को रिमूव करने के लिए यूपीए की गवर्नमेंट ने 2006 में एक्ट लेकर के आई थी, और यहाँ पर एक नो जोन, मतलब कि नो गो जोन का उन्होंने क्रिएट किया था, जहाँ पर होगा कि कोई भी इंडस्ट्री क्या क्या हो सकती है कि डेवलप नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी पावर में आती है 2014 में, तो वो गुजरात मॉडल को लेकर के आती है और कहती क्या है कि जो यूपीए की गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट को रोक करके रखा हुआ है, और बहुत से अप्रूवल को इन्होंने रोक करके रखा हुआ है। अब सोनिया गांधी जी कहती हैं कि देखिए यूपीए ने जितने भी प्रपोजल को रोका हुआ था, कह रहे वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह था, इन्वायरमेंट के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसकी वजह से यूपीए की गवर्नमेंट ने उन्हें रोका हुआ था। लेकिन अभी जब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो 2014 से लेकर के अभी तक इन्वायरमेंट के रेगुलेशन को ना केवल वो कमजोर करती हैं, बल्कि और क्या करते हैं कि जहां पर मैंने, मतलब कि नो गो वाला जोन जो मैंने क्रिएट किया हुआ था, वहां पर बेसिकली अप्रूवल से सारा उन्होंने दे दिया। ठीक, अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये करती क्या है कि देखिए आपने तो मेरे वाले एक्ट को, मतलब यूपीए के टाइम पीरियड में जो एक्ट क्रिएट किया गया था, आपने तो उसमें तो मॉडिफिकेशन कर दिया, और एक जो है डिजास्टरस आपने ईआईए का जो एक्ट लेकर के आए हैं 2020 में, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर कुछ बातों को यहाँ पर इंगित भी करती हैं, कहती क्या है कि देखिए आपने जो कोल माइनिंग वगैरह के रिगार्डिंग और जो सेस्मिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रिगार्डिंग आपने अप्रूवल दे दिया है, कह रहे कि इससे इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा लॉस होने वाला है कि आने वाले टाइम पीरियड में कोविड-19 से भी मतलब कि खतरनाक बीमारी कह रहे उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। ठीक, अब आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स और जो आदिवासी होते हैं, बिना उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखे हुए अब आप इस प्रकार से इन्वायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस को आप इस प्रकार से क्या कर रहे हो कि अप्रूव कर रहे हो, और जो उसकी ड्राफ्टिंग है केवल आप ही नहीं, केवल मैं ही नहीं, केवल यूपीए की गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि जो अदर स्टेट हैं जहां पर ग्रीन जोन है, इवन वो भी आपके इस ड्राफ्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ठीक, और आपको इन सारे अमेंडमेंट को, इन सारे एक्ट को अप्रूव करने के पहले आपको जो बेसिकली लोगों की आवाज़ होती है उसे सुनना चाहिए था, उसे एनालाइज करना चाहिए था, उसके बाद आपको इस पॉलिसी पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे क्या कहती क्या है कि इसका जो कंक्लूजन क्या हो सकता है, कह रहे कंक्लूजन ये हो सकता है कि आप इसमें तुरंत आप मॉडिफाई करो, और आप उन जो हमारे कार्यकाल में जो नो गो वाला जोन था, कह रहे कि आप उसको बेसिकली आप एक्सक्लूड करो अपने इस ड्राफ्ट पॉलिसी से, और हर चीज़ के लिए आप अप्रूवल का आप प्रबंध बनाओ, क्योंकि विदाउट अप्रूवल अगर जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वहां पर कहीं पर भी माइनिंग और स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या कि लोगों का शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है जो इस नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, तो उनके लाइवलीहुड पर आप सीधा आप प्रहार नहीं कर सकते हो, अटैक आप नहीं कर सकते हो, तो आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा सोनिया गांधी जी बोलती हैं। तो ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, हमारा डिस्कस हो गया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। देखिए वैक्सीनेशन की, मतलब नेशनल वैक्सीनेशन की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, मतलब कि वैक्सीन को सर्च करने के लिए जो वेरियस कंट्रीज़ हैं वो बराबर क्या कर रही हैं, वो डिस्कवरीज कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, और वेरियस कंट्रीज़ कई फेज़ में है, किसी का फेज़ 1 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, किसी का फेज़ 2 का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि देखिए वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग अब जो हेजुमनी है,
मतलब कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, तो वो कर क्या रही हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उनसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट डील कर ले रही हैं। मतलब उन्हें पहले से पैसा दे दे रही हैं, पैसे से पहले ही जो वैक्सीन की जो यूनिट्स हैं कह रहे उन्हें परचेस करने के लिए बोल दे रही हैं। फिर वो चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे वो यूके हो जाए, चाहे वो जर्मनी हो जाए, और इवन जो वेरियस कंट्रीज़ हैं कह रहे वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं कह रहे उनसे सीधा संपर्क कर रही हैं कि जैसे ही वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है मुझे इतना यूनिट चाहिए, और वो एडवांस में पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक। लेकिन अब इंडिया वाले पर्सपेक्टिव की ये बात करते कहते थे कि इंडिया में देखिए दो जगह पर क्या हो रहा है कि वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। एक हो रहा है कि हैदराबाद में, और दूसरा हो रहा है कि चेन्नई में। तो अब हैदराबाद और चेन्नई दोनों, एक तो है कि ऑक्सफोर्ड यूनिट, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है कह रहे हैं कि उसी का ह्यूमन ट्रायल यहाँ पर हो रहा है। बेसिकली वेरियस एनिमल्स पर क्या कर रहे हैं कि हम ट्रायल कर रहे हैं, और ट्रायल करके एक ह्यूमन के लिए एक रेडीमेड वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राइटर कहते हैं कि देखिए जो अदर वैक्सीन निर्माता जो कंपनियां हैं कह रहे हैं कि उनको क्या है गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है, लेकिन जो इंडिया की जो वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है कह रहे हैं उससे गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल नहीं है। इवन उनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला हुआ है कि अगर वो वैक्सीन अगर डिस्कवर कर भी लेती हैं और अगर उसे मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसे खरीदने वाला कौन होगा। अभी जो इंडियन कंपनीज हैं कह रहे हैं उनके पास इसका भी कह रहे एक क्वेश्चन मार्क रेज है उनके सामने। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड की अगर आप बात करोगे, और अभी जो रसिया ने स्पुतनिक क्रिएट किया हुआ है, तो वेरियस कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो क्या करेंगे कि वैक्सीन को परचेस करेंगी। ठीक। अब इंडिया की जो काफ़ी वैक्सीन है कह रहे हैं कि वो बेसिकली फेज़ 3 वाले ट्रायल में वो मूव कर चुकी हैं, फेज़ 2 वाला ट्रायल चल ही रहा है उनका। और फेज़ 3 वाला ट्रायल होता क्या है कि ह्यूमन के लिए वो अच्छा है कि नहीं होता है, कह रहे कि हम यही टेस्ट करते हैं। लेकिन वैक्सीन का क्रिएट हो जाना ही कह रहे कि एक बड़ी बात है। लेकिन अगर इस पोतनी की बात करें, अगर रसिया वाले की बात करें, तो उस पर क्वेश्चन मार्क रेज किए जा रहे हैं कि उन्होंने जितने भी अप्रूवल वाले फेज थे कह रहे उन्हें फटाफट दे दिया था। वही अगर हम इंडिया वाले केस की अगर बात करें तो हैदराबाद हो गया, और इवन चेन्नई वाला केस हो गया, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैक्सीन है कह रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं कि उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं, कह रहे उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। कह रहे कि बहुत ही जल्द क्या हो सकता है कि ये वैक्सीन मार्केट में आ सकता है। बट अप्रूवल वाला जो स्टेज है कह रहे कि यहाँ पर अभी भी स्लो है, कह रहे जैसे होना चाहिए, कह रहे बिल्कुल हम वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। कह रहे कि जो इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है कह रहे जैसा होना चाहिए पॉलिसी में, कह रहे बिल्कुल भी वैसे ही फॉलो भी किया जा रहा। और 15 अगस्त में हमारी पूरी प्लानिंग थी कि हम वैक्सीन को क्या करते कि हम डेवलप कर लें और हम उसे जो आम ऑडियंस है कह रहे हम वहाँ तक उसे पहुँचा सकें। अब राइटर फिर आगे कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि देखिए वैक्सीन तो आप एक बार डेवलप कर दोगे, लेकिन फिर वो क्या केवल एलीट क्लास के लिए होगा, क्या केवल रिच कंट्रीज़ के लिए होगा, तो व्हाट अबाउट द मतलब कि पुअर क्लास। अब कहते हैं कि देखिए एक गिया नामक एक क्या हुआ है कि एक संस्था का निर्माण किया गया है। तो अब वो करती क्या है कि ग्लोबल वैक्सीन के लिए उन्होंने कोवैक्स नामक एक फंडिंग एजेंसी का निर्माण किया है। अब एक कोवैक्स नामक जो फंडिंग एजेंसी है वो करती क्या है कि जो वैक्सीन के डेवलपमेंट में जो पैसा खर्च होने वाला है उसे इंक्रीज़ करने के लिए, उसे प्रमोशन देने के लिए बेसिकली वो क्या करेंगे कि फंडिंग करेंगे। क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ हैं कह रहे हैं कि वो तो अपने दवा निर्माता कंपनियों को बिल्कुल पैसा दे रहे हैं और बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अगर आपको वहाँ तक अगर आपको वैक्सीन पहुँचाना है तो उसके लिए आपका पहले बात तो प्राइस उसका गिरा हुआ होना चाहिए, और जो पेटेंट वगैरह का जो राइट है कह रहे कि जो रिच कंट्रीज़ हैं कह रहे कि अगर वो वैक्सीन को डेवलप भी करती हैं तो पहली बात तो वो पेटेंट देने वाली है नहीं, और उससे फिर वो प्रॉफिट क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। बट जो इंडियन कंपनीज़ हैं अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं प्राइसिंग की, कह रहे हैं कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पर अगर आप बात करोगे तो $20 to $25 पर वैक्सीन का चार्ज आने वाला है, जो एक्सपोर्ट वगैरह और जो रिच कंट्रीज जो उसे क्रिएट कर रही हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीन की बात करोगे तो $3 में बेसिकली वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इंडिया वाले पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मतलब कि लेस देन 500 रुपये में आपको क्या हो सकता है कि वो वैक्सीन आपको मिल जाएगी। और एक कंपनी नहीं कह रहे कि दो कंपनीज क्या कर रही हैं, कह रहे उसी पर काम कर रही हैं। और अगर इंडिया की वैक्सीन अगर डेवलप हो जाती है तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कह रहे कि उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, और वर्ल्ड लेवल पर इसे एक रिकग्निशन मिलेगा। क्योंकि जो HIV जैसी जो बीमारियां हैं तो उसकी भी अगर आप मेडिसिन अगर आप देखोगे तो जो बहुत बिग जायंट जो
कंपनीज़ हैं, जो अमेरिका की, यूरोप की जितनी भी कंपनीज़ हैं, कह रहे कि उनकी दवाएं बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। तो WHO क्या कर सकता है कि WHO अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में कह रहे वो दवाएं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन इंडिया की जो मेडिसिन है, कह रहे कि वो अफ्रीका वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। कह रहे कि सेम केस होने वाला है इस वैक्सीन के साथ। कह रहे कि हम, हो सकता है कि 1 महीने हम लेट आए, हो सकता है कि 6 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद हम आए, लेकिन हम जब भी आएंगे, कह रहे कि एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए हम वैक्सीन को लेकर के आएंगे। और इसका वैक्सीनेशन कह रहे कि बिल्कुल जो फ्रंट वॉरियर होंगे, जो गरीब होंगे उनके लिए भी, और जो सबसे पहले तो जो बिल्कुल जो हेल्थ केयर वर्कर हैं हमारे, और जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, कह रहे कि इन पर इस वैक्सीन का ट्रायल करें कि बिल्कुल फोर फ्रंट लेवल पर किया जाएगा। और जो बिल्कुल इसेंशियल जो कम्योडिटीज़ हैं, जो इसेंशियल वर्कर हैं, कह रहे कि जो इसेंशियल चीज़ों पर बहुत काम करते हैं, कह रहे कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड हम सबसे पहले उन्हें करेंगे। और करेंगे क्या कि आगे का रेगुलेशन कैसे करेंगे, कह रहे एक हम डेटाबेस डेवलप करेंगे, और हम वो डेटाबेस देखेंगे कि कौन की प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सबसे पहले आता है। जो सबसे पहले आएगा, कह रहे उसे हम क्या करेंगे, उसे हम वैक्सीनेटेड कर करके उसका डेटा हम स्टोर कर लेंगे, और ये वेरियस स्टेट लेवल पर हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे होगा क्या कि जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी, कह रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगी, और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक हम इसे पहुंचा पाएंगे। ठीक, ये इसकी पूरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, देखिए वो रिगार्डिंग द वॉट की, देखिए कमिला हरिसन को चुना गया है, वो उसके लिए किस बात के लिए चुन लिया गया है। कमिला हैरिसन को चुना गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की बिहाफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में इन्हें चूज कर लिया गया है। ठीक, अब देखिए इनके वाले केस में क्या है कि ये इंडिया से बिलोंग करती, इंडिया में चेन्नई से ये बिलोंग करती हैं। ओके, और जो इनके फादर हैं, कह रहे कि इनके फादर हो गए और इनकी मदर हो, कह रहे कि दोनों का जो ओरिजिन है, कह रहे वो अमेरिका नहीं है। तो इसमें जो डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले जो लीडर हैं, जो बिडेन है, कह रहे इन्होंने दांव खेला है, और उन्होंने दांव क्या खेला है, और ये बेसिकली इस वक्त जो ब्लैक मैटर्स वाला जो केस चल रहा है, कि ब्लैक लिव मैटर्स वगैरह का जो केस चल रहा है, कह रहे हैं कि उसमें वो एडवांटेज चाहते हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं कि केवल वाइट सुपरमेसी पर काम करते हैं, लेकिन जो बिडेन है ये दिखाना क्या चाहते हैं कि देखिए मैं वाइट सुपरमेसी पर काम नहीं करता हूं, और मेरे लिए तो ब्लैक लोग भी मैटर करते हैं। और इवन जो कॉस्मोपॉलिटिशियन है, मतलब जो अदर कंट्रीज से भी यहाँ पर आए हैं और जो बिजनेस करते हैं, जो टेक्निकल फ्रंट पर काम करते हैं, कह रहे हैं वो भी हमारे लिए रेलिवेंट है। अब राइटर यहाँ पर एक और बात बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए कि अगर कमला हैरिसन की अगर आप बात करोगे तो ठीक है, वो इंडिया, उनका ओरिजिन इंडिया जरूर है, उनकी माँ इंडिया की जरूर थी, लेकिन अभी भी आज उनके पास क्या है कि आज अमेरिका का सिटीजनशिप है। तो किसी भी फ्रंट पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, कह रहे कि उसमें कह रहे उन्हें बहुत कह रहे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है इंडिया को, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बस एक कहते हैं कि एक इसे पॉलिटिकल गेम है जो बिडेन खेल रहे हैं, एक एक इंडियन ओरिजिन फीमेल को ला करके। पहली बात, वो दो बातें इंगित कर रहे हैं, कहने की ब्लैक लिव मैटर्स वाले केस में उसे दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं पावर में आता हूं तो हम ब्लैक लोगों के लिए भी काम करेंगे। और फिर वो सेकंड थिंग ये दिखाना चाहते हैं कि उनके बिहाफ से जो अपोनेंट हैं, इससे पहले जो उनके विरोधी रहे हैं, कह रहे कि उनका भी वो स्वागत करते हैं, क्योंकि कमिला हैरिसन क्या करती थी कि जो बिडेन का विरोध करती थी, कह रहे इनिशियली, बट अभी राइट हो क्या है कि उन्हीं के बिहाफ से वो एक रिप्रेजेंटेटिव होंगी एक स्टेट के बिहाफ से। राइट, हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो हमारा 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है। देखिए कि इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया गया था कि वेरियस कंट्रीज़ हो गए, जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका ने क्या किया कि हुवाई को 5G के रिगार्डिंग बैन करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी चाइना एटीट्यूड में जी रहा था। चाइना एटीट्यूड में इसलिए जी रहा था क्योंकि वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, कह रहे कि वो उन्हें अप्रूव करके रखी हुई थी, कह रहे वहाँ पर 5G की पूरी टेक्नोलॉजी और जो सेलिंग था, कह रहे वो कर सकती थी। तो इसकी वजह से चाइना के ऊपर प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वार्निंग दिया, यूके को, जर्मनी को, तो हर किसी को बोला कि जो लाइकली जो कंट्रीज़ हैं जो हमारी आइडियोलॉजी से या जो हमारे फेवर में है, कह रहे वो क्या करेंगे कि हुवाई को बैन करेंगे। तो उसी का जो रिस्पांस हमें देखने को मिला है कि यूके ने भी बैन कर दिया है हुवाई को। अब देखिए पूरे यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखोगे तो हुवाई का 25%
मार्केट है पूरा यूरोपियन जोन। अगर पूरा पूरा यूरोपियन जोन अगर ये कोविड-19 के मिस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग और जो रेगुलेशन के रिगार्डिंग, इवन जो वैक्सीन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, इवन डेटा को हाइड करने के रिगार्डिंग, मतलब चाइना के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, ना केवल यूरोप में बल्कि अमेरिका में, बल्कि वेरियस कंट्रीज़ में। लेकिन इंडिया ने अभी भी हुआई को बैन नहीं किया हुआ है। यानी कि इससे पहले वाले ईयर में 2019 में हुआ क्या था कि हमने इसे अप्रूव तो कर दिया था कि हाँ नहीं ठीक है, अब हम 5G टेक्नोलॉजी को वो मतलब लेकर के आएंगे हुआई के माध्यम से। अमेरिका ने उस वक्त भी क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को, लेकिन जस्ट पेंडेमिक की वजह से हुआ क्या कि ये ट्रायल स्टार्ट हो नहीं पाया है। और अभी इंडिया तो काफ़ी एग्रेसिव है अगेंस्ट चाइना, तो चांसेस बहुत ही कम है कि एक जो ह्यूज मार्केट है इंडिया कह रहे हैं वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी हुआई लेकर के आ सके। मतलब अभी राइट नाउ हुआई का जो मार्केट है कह रहे हैं कि वो अमेरिकन वाले कंटिनेंट में कह रहे पूरी तरह से बैन है, पूरे यूरोप में वो मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, पूरे इंडिया में मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते हैं। तो जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, जो रिच क्लास की जो कंट्रीज से कह रहे हैं कि हुआई का वहाँ से मार्केट उनसे छीन लिया गया है। और चाइना क्या कर रहा है कि चाइना कह रहा है कि अभी मैं अपनी कंट्री के लिए और मतलब उनके जो इंटरेस्ट के लिए कह रहे हैं बिल्कुल वो खड़े होंगे और इंटरनेशनल कोर्ट में वो जा करके लड़ेंगे, कह रहे हैं अपने राइट के रिगार्डिंग। ठीक, हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारा, देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग है। अब राइटर कहते हैं कि देखिए इंडिया 1947 के बाद से, कह रहे हैं कि जब 1947 से लेकर के 1992 तक जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक, जब यूएसएसआर क्या होता है कि ब्रेक होता है तो उसी के बाद से कोल्ड वॉर की समाप्ति मानी जाती है। तो इंडिया उस वक्त भी किसी के फेवर में नहीं था, किसी बिल्कुल अपनी जो पॉलिसीज थी कह रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के वो डिसीजन लेता था। अगर आप 1992 से अगर आप 2008 की बात करोगे तो वो हेजेमोनी वाले टाइम पीरियड में भी जब अमेरिका का पूरा दबदबा था, जब तक कि इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 वाली नहीं आ जाती है, कह रहे हैं कि तब तक इंडिया मतलब कि इवन ऑन दैट टाइम अमेरिका, ना ही अमेरिका के फेवर में ना ही रशिया के फेवर में इंडिया की पॉलिसीज़ क्या होती थी, वो फ्लक्चुएट होती थी। अब फिर आज के मॉडर्न एरा के भी बात करते हैं, कहते देखिए आज एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है। किसके बीच में स्टार्ट हो रहा है, कह रहे हैं अमेरिका के बीच में स्टार्ट हो रहा है और चाइना के बीच में स्टार्ट हो रहा है। अब अमेरिका और चाइना के बीच में इंडिया किसी एक के फेवर में ना जाए, कह रहे हैं कि ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। वो ऐसा है क्योंकि चाइना क्या है कि चाइना का जो वो है एग्रेशन नेचर है, तो वो कर क्या रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मतलब एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है और हमारे सोल्जर्स पर अटैक वगैरह भी किए गए हैं। तो इंडिया की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो अमेरिका को फेवर करे, अमेरिका के साइड में चला जाए। लेकिन स्टिल राइटर फिर भी कहते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट ही रहने वाला है। जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है कह रहे हैं किसी के दबदबे की वजह से, किसी के प्रभाव की वजह से बदलने वाली नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी आज़ादी बहुत ही संघर्षों के बाद इसे गेन किया हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल था, इसमें इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक, अब हम अपने इंडियन एक्सप्रेस से कुछ आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये ऑनरेबल जजेस की बात कर रहे हैं कि राइट नाउ राइटर ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। तो अब रामचंद्र गुहा क्या है कि बेंगलुरु बेस के एक हिस्टोरियन है। तो इनके जो भी व्यू पॉइंट है कह रहे कि वो काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं। अब राइटर कहते हैं कि देखिए पूरी अगर आप डेमोक्रेसी की बात करोगे, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में होता क्या है कि आपकी उसे लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो मिले ही होते हैं। तो अब लोगों के फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन होता है तो जुडिशरी का काम होता है कि वो उसे उनके राइट का या उनका हक उन्हें दिलवाए, होता यही है। लेकिन अगर अगर आप जजमेंट की अगर आप बात करोगे, जो रिसेंट के सिनारियो है, अगर रिसेंट में जो पेंडिंग केसेस हैं, जैसे इलेक्शन फंड हो गया, तो इलेक्शन फंड का हो गया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, कह रहे हैं कि इनके रिगार्डिंग जो भी हियरिंग थी कह रहे हैं कि वो सब क्या है कि वो पेंडिंग में पड़ी हुई है। अब जुडिशरी को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था कि जो डेमोक्रेसी है कह रहे जो डेमोक्रेसी का जो मूल है कह रहे कि वो प्रोटेक्ट हो सके, वो बच सके। 2018 में क्या होता है कि जजेस को कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कह रहे कि जो जजेस की जो डिसीजंस हैं कह रहे कि जो डेमोक्रेसी के जो एक पिलर का भी काम करती हैं, कह रहे कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही जब इस प्रकार का वो दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा कि एक मजदूर जब एक माइग्रेंट वर्कर है और वो अपनी जॉब को खो चुका है, ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि जब एक मजदूर को रोटी मिल जाए तो वो मजदूरी की डिमांड ना करे। ठीक, फिर वो एक
एक बच्ची को जिसकी जिसकी माँ को डिटेन करके रखा गया है, उसे सलाह क्या देते हैं, कहते हैं कि वो अपनी रक्षा कोर्ट से करे। ठीक, तो डेमोक्रेसी में देखिए काफ़ी जो राइट्स हैं उनके पास, जो एक सिटीजन के पास होना चाहिए, कह रहे हैं कि उसकी जो रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है, कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल तक क्या होता है कि इंटरनेट को बैन करके रखा जाता है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे हैं कि उसे पूरी तरह से ब्लाइंड करके रखा जाता है। मतलब वहाँ के लोगों का जो एजुकेशन का राइट है, कह रहे हैं उसको भी प्रोहिबिट करके रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मौन रहती है। कह रहे इन सारे सिनारियों में कह रहे कि कुछ भी हो रहा है, कह रहे कि वो किसी भी प्रकार का एक्शन ले नहीं रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, कह रहे रिटायरमेंट के बाद से कह रहे उन्हें राज्यसभा में सीट मिल जाती है। कह रहे कि ये एक बहुत ही पुअर एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि आप अगर जुडिशरी अगर इस प्रकार से लेजिस्लेचर के साथ मिल करके अगर वो डिसीजन वगैरह देना स्टार्ट कर देगी, तो इंडिया की डेमोक्रेसी का क्या हाल होने वाला है। कह रहे इस बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि होना क्या चाहिए, कि जुडिशरी को करना क्या चाहिए, कि ऐसे जो पेंडिंग केसेस हैं, कह रहे हैं कि अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यू रखना चाहिए। कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट के फेवर में जाकर के बिल्कुल सेंट्रिक होकर के इस प्रकार के डिसीजंस वो दें। ठीक, अब रामचंद्र गुहा जी इसी को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि देखिए केसेस, कह रहे हैं कि केसेस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे अगर आज की डेट में अगर ये जुडिशरी एक्टिव नहीं होती है, तो जो उसका एथिकल डिलेमा है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जो उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, कह रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि जुडिशरी को भी बिल्कुल सेंटर का पपेट मान लिया जाएगा। ठीक, कह रहे हैं कि उसे बचाना चाहिए, उसे सिक्योर करना चाहिए, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कह रहे हैं उन्हें इस प्रकार का डिसीजन या इस प्रकार के स्टेटमेंट इवन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। ठीक, हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारा वो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग है। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है कि ये पूरा सेंटर करता है एक कैंडिडेट को। अगर इलेक्शन होता है तो एक कैंडिडेट के पास लिमिट है कि वो इससे ज़्यादा अमाउंट या इससे ज़्यादा पैसा वो खर्च नहीं कर सकता है, ऐसा है। लेकिन जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई लिमिट है नहीं, तो करती क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी ही सारा खर्चा कर देती है। मतलब जितना एक कैंडिडेट की लिमिट होती है इलेक्शन में कैंपेन वगैरह करने की, कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की तो लिमिट है लेकिन पार्टी की कोई लिमिट नहीं है। राइट, तो इससे होता क्या है कि जो आपने शेड्यूल या जो इलेक्शन कमीशन ने जो भी गाइडलाइन जारी की हुई है, कह रहे हैं वो केवल इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करता है, केवल एक विधायक को ही केवल वो रिस्ट्रिक्ट करता है। फिर राइटर आगे कहते हैं कि देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, कह रहे हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप करते क्या हो कि आप पनिशमेंट देते हो केवल एक विधायक को, जबकि उस पार्टी को आप पनिश बिल्कुल भी नहीं करते हो जो ये सारा सिनेरियो जो ये सारा गेम खेल रही होती है। ठीक, अब राइटर कहते हैं कि देखिए 2-3 केसेस हमें देखने को मिले हैं। कलराज मिश्रा जब राजस्थान में होता क्या है कि असेंबली को बुलाना होता है तो कैबिनेट के डिसीजन को वो ओवररूल करने की कोशिश करते हैं, वो कैबिनेट के डिसीजन को मानने से इनकार कर देते हैं। मणिपुर वाले केस में अगर आप देखोगे तो स्पीकर मतलब किसी एक विधायक के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लगाना है बट वो लगाती नहीं है, तो करता क्या है कि जो विधायक है करता क्या है कि वो रिज़ाइन दे देता है। जब एक विधायक जब एक रिज़ाइन दे देगा तो फिर से बाई इलेक्शन होना होगा। जब बाई इलेक्शन होने से होगा क्या कि उसी वाले कैंडिडेट जिसने क्या किया है कि अपनी पार्टी को धोखा दिया है, अपने पार्टी के व्यू के अगेंस्ट में जाकर के कोई मत दिया है, या फिर वहाँ पर असेंबली में या फिर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है कह रहे वहाँ पर उसकी अनुपस्थिति से जो उसकी पार्टी है कह रहे उसकी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो बट उसको क्या करता है वो ओवररूल करता है। तो जब बाई इलेक्शन होगा तो उसके पास फिर से चांसेस होंगे कि क्या कर सकता है वो फिर से मिनिस्टर बन सकता है। जबकि इससे पहले वाले केस में क्या था कि अगर उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लग जाता तो वो 6 महीने तक मिनिस्टर नहीं बन सकता था, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर वो रिजाइन दे देता है, रिजाइन दे करके फिर से चुनाव होगा और वो फिर से चुनाव दे करके वो फिर से जीत करके आएगा और वो मिनिस्टर तुरंत बन सकता है। मतलब एक प्रकार से जो एक लीडर के अंदर, एक विधायक के अंदर जो फियर था कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, कह रहे हैं उसे लॉयल होना पड़ेगा उसकी पार्टी के थ्रू, और जनता ने जो उसे मत दिया है कह रहे हैं कहते हैं कि उसके ऊपर। लेकिन अभी क्या हो गया कि इसे ओवररूल कर रहे हैं, इसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा। तो राइटर के अकॉर्डिंग इसमें जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ है, कह रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशन की पूरी आवश्यकता है। कह रहे हैं इसमें चेंजेस करने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी क्या करना चाहिए कि पनिश करना चाहिए, केवल एक इंडिविजुअल विधायक को ही नहीं। राइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया कि डिस्कस हो गया। तो एक नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए, वो है इनजस्टिस के रिगार्डिंग। इनजस्टिस किसके खिलाफ हो रहा है। देखिए अभी तक क्या होता था कि
कोई अगर महिला है तो महिला को उसके पिता का मतलब उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। तो अब इसके रिगार्डिंग दो लॉ है, एक 1956 का है, एक वो हिंदू मैरिज एक्ट है। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि होगा क्या कि एक लड़की को भी उसके पिता का क्या मिलेगा, राइट मिल जाएगा। लेकिन फिर एक और केस है जो है सक्सेशन 2005 का। अब उसमें क्या है कि ये बोला गया है कि किसी भी महिला को या किसी भी लड़की को उसके पिता का जो राइट है, जो उसके पिता का जो प्रॉपर्टी है, वो उसकी उत्तराधिकारी तभी बन सकती है कि जब उसका पिता मतलब जीवित हो। तो 2005 के अगर वो, ये बाद वाला केस है, अगर 2005 तक अगर क्या होता है, अगर उसके पिताजी अगर जीवित हैं, ऐसा लॉ में वो सक्सेशन लॉ 2005 में लिखा गया है कि लड़की को उसे उसका अधिकार तभी मिलेगा जब उसके पिता जीवित होंगे। अगर उसके पिता जीवित नहीं है तो उसे उसका अधिकार नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अभी इसे क्या गया, अभी इन दोनों में इसका वो मॉडिफिकेशन किया गया है। और मॉडिफिकेशन क्या किया गया, बोला क्या गया कि नहीं, बेटी बेटी ही रहेगी। कह रहे हैं कि चाहे उसका पिता जीवित हो या ना जीवित हो, कह रहे हैं वो तो भी वो क्या कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है अपने जो पिता की जो प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं उस पर उसका पूरा अधिकार होगा। तो इन दोनों ही 1956 के जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो पैट्रियार्कल है, मतलब कि एक लड़के को ही क्या उत्तराधिकारी बनाता है। फिर सक्सेशन लॉ 2005 कह रहे हैं कि इन दोनों में चेंजेस किए गए हैं और इन दोनों में चेंजेस करके एक बेटी को बराबर सा अधिकार दिया है। ठीक, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, आर्टिकल डिस्कस हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और था नहीं डिस्कस करने के लिए। और एक कमला हडसन वाला आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं कि वही जो बिडेन चाहते क्या थे, जो बिडेन का कंपेन है कि देखिए ब्लैक लिव मैटर्स को वो प्रमोट करना चाहते थे। और ये किसके खिलाफ, चूंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं, तो जो रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इवन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में वो अपना व्यू देते हैं। कहते हैं कि देखिए उनके टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और वो ब्लैक लोगों के साथ कैसा कैसा करते हैं, लेकिन देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ और मेरी तरफ से ये क्या होंगी, ये इनका जो ओरिजिन है, कह रहे हैं कि वो इंडिया है। इनके पिताजी जार्डन के थे और इनकी जो माताजी हैं वो चेन्नई से हैं। तो बेसिकली रहती वो अमेरिका में है। तो मतलब ये वर्ल्ड लेवल पर मल्टी कंट्री वाला इनका पास ओरिजिन है या सिटीजनशिप हो सकती है, राइट। तो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे आज की डेट पे, मैंने वो ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, इवन द हिंदू के भी और इंडियन एक्सप्रेस के भी, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।